नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दरभंगा रैली में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर लोकतंत्र अपमान का आरोप। मोदी को दी गई गाली का जवाब जनता देगी। कांग्रेस के विरोध में सियासी बयानबाजी तेज। इंदौर में जल्द दौड़ेगी डबल डेकर बसें। AICTSL खुद खरीदेगी बसें। गणेशोत्सव तक पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से जुड़ने को तैयार इंदौर। सिंगरौली में NCL के सामने विस्थापियों का जन आंदोलन। प्रभावितों परिवारों ने उचित पुनर्वास मुआवजे की मांग की। NCL प्रबंधन की लापरवाही पर ग्रामीणों का आक्रोश। रीवा के बिच्छा अस्पताल का नया OPD भवन हैंड ओवर से पहले ही जर्जर। निर्माण में करोड़ों खर्च। दीवारों में दरारें पुट्टी से छिपाई जा रही है। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल के ड्रीम प्रोजेक्ट को गुणवत्ता का झटका। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। आपको बता दें कि पहली खबर जो है भोपाल से आ रही है, दूसरी खबर इंदौर से आ रही है। आपको बता दें कि तीसरी खबर सिंगरौली से है और चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है वह आ रही है रीवा से। बात करें पहली खबर की तो पहली खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर दरभंगा रैली में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर लोकतंत्र अपमान का आरोप लगाया गया है। मोदी को दी गई गाली का जवाब जनता देगी। कांग्रेस के विरोध में सियासी बयानबाजी तेज है। दूसरी खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर में जल्द दौड़ेगी डबल डेकर बसें। AICTSL खुद खरीदेगा बसें। गणेशोत्सव तक पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से जुड़ने को तैयार इंदौर। तीसरी खबर सिंगरौली से, जहां पर सिंगरौली में NCL के सामने विस्थापितों का जन आंदोलन। प्रभावित परिवारों ने उचित पुनर्वास व मुआवजे की मांग की है। NCL प्रबंधन की लापरवाही पर ग्रामीणों का आक्रोश देखा गया। समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है। चौथी और आखिरी खबर रीवा से आ रही है। आपको बता दें कि रीवा के बिच्छा अस्पताल का नया OPD भवन हैंडओवर से पहले ही जर्जर निर्माण में पहुंच चुका है। निर्माण में करोड़ों खर्च हुए। दीवारों में दरारें पुट्टी से छिपाई जा रही है। पहली खबर राजधानी भोपाल से, जहां बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की रैली के दौरान पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लोकतंत्र को भी गाली दी है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से दरभंगा रैली में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, वहीं रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर भी लोकतंत्र के उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। लोकतंत्र का अपमान का आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, जिस तरह से दरभंगा में जो रैली हुई, कांग्रेस यूथ कांग्रेस के बैनर के तले वो रैली हुई थी, और उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माँ का नाम लेकर जिस तरह से अशोभनीय और अपशब्द टिप्पणियां की गई, उसको लेकर अब भाजपा पूरी तरह से आक्रोशित है। भाजपा का कहना है कि बड़े नेताओं की मौजूदगी में, मंच पर बड़े नेता मौजूद थे, तेजस्वी यादव मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, इन नेताओं की मौजूदगी में अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी व्यवहार करेगी तो कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा, फिर उन्होंने वो एक सवाल खड़ा कर दिया है कांग्रेस के ऊपर। और प्रधानमंत्री को तो ठीक है, आप उनकी स्वर्गीय माँ के खिलाफ अगर किस तरह से कोई बयान दे रहे हैं या आप उनके खिलाफ अशोभनीय बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर के भाजपा का आक्रोशित होना बिल्कुल सही है। और आज विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा और उन्होंने कांग्रेस को इस पूरी घटना के लिए दोषी बताया। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा इसी टाइप का है। वो कभी भी किसी भी चूंकि उनकी माता, प्रधानमंत्री की माता का स्वर्गवास हो चुका है, उनके बारे में अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये किस तरह से देश के संविधान के हिसाब से चलने की बात कर रहे हैं, और ये एक बड़ा आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा है कि जनता इनको सबक सिखाएगी। जी, वही इस पूरे विवाद में अन्य विपक्षी दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली? देखिए, अभी इस पूरे मामले में किसी अन्य दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन आप मतलब पुराने जो अनुभव है
जब जब किसी भी चुनावी रैली में या चुनाव के समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनके परिवार को या उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज को लेकर राहुल गांधी ने स्वयं भी एक बार नारा दिया था कि चौकीदारी चोर है। उसके बाद जो चुनाव परिणाम आए थे वो भी काफी देखने आए थे कि किस तरह से कांग्रेस का सूफड़ा ही साफ हो गया था। उसके बाद राफेल के मामले में भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाए थे। उन चुनावों में भी कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो कांग्रेस इस बात को जानती है कि जब जब हम प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि पे हाथ मतलब सवाल खड़े करते हैं तब तक हमें नुकसान होता है। उसके बाद भी कांग्रेस के लोग इस बात से बाज नहीं आते और हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं। जी, वहीं अभी तक क्या कांग्रेस ने इस विवाद पर कोई सफाई या प्रतिक्रिया दी है अपनी? नहीं, कांग्रेस की तरफ से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आज राजधानी भोपाल में सर्वदलीय बैठक हुई। उसके बाद एक वोट चोर कुर्सी छोड़ का एक कांग्रेस का बड़ा आंदोलन भोपाल में है। अभी वो लोग राज्यपाल भवन की तरफ गए हैं। वहां जाके वो राज्यपाल भवन को चुनाव आयोग के खिलाफ एक ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इस पूरे मामले में किसी भी तरह से कांग्रेस ने अपना कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह से बयानबाजी देखने को मिलती है और इसका असर जो है कांग्रेस को भुगतना भी पड़ता है, वहीं क्या इस बयानबाजी से आगामी चुनावों में जनता की राय पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिस तरीके से वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोगों में एक उनके प्रति विश्वास है और उस विश्वास को लेकर उनके मतलब लोगों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई गलत काम नहीं करेंगे। और ऐसे में अगर आप उनकी स्वर्गीय माँ को और उनको लेकर खुले मंच से इस तरह से कोई गाली गलौज या अभद्र बात करेंगे तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता इस बार फिर इनको कुछ ना कुछ लेसन सिखाएगी, कुछ ना कुछ मैसेज देगी। जी, वहीं अभी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी द्वारा भी जो है एमपी की महिलाओं को लेकर के बयानबाजी की गई थी, इसे लेकर के क्या कुछ कहना था रामेश्वर शर्मा का? देखिए, रामेश्वर शर्मा जी ने उसी दिन उसमें बयान जारी कर दिया था। उनका कहना था कि जीतू पटवारी ने जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात कही है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पी रही हैं, इसको लेकर लाडली बहनाएं जो है मध्य प्रदेश की वो भी आक्रोशित हो गई थी। और इस पूरे मामले में भाजपा के सभी बड़े नेताओं की तरफ से इवन खुद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जीतू पटवारी को इस तरह का शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश के में परिदृश्य में अगर देखा जाए सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पी रही हैं, ये एक गलत मैसेज जो था। और आज जीतू पटवारी जब मंच से फिर ये बात बोली है जी कि मैं अगर लाडली बहनों मतलब बहनों को लेकर शराब को लेकर मैं कोई बात कहता हूँ और मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, उन्होंने 2-3 मीडिया रिपोर्ट्स का नाम भी लिया है, इन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैंने ये बात कही थी, तो क्या मेरा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब बिक रही है? उसके लिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव को जिम्मेदार भी बताया। और उनका कहना था कि बहनें परेशान होती हैं। अब उस बात को वो थोड़ा सा घुमाने लगे हैं। अब वो कहने लगे हैं कि पुरुष शराब पी के आते हैं तो घर की महिलाओं को परेशानी होती है। अब इस बात को उन्होंने इस तरह से डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। आज भी मंच से उन्होंने इस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करी है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर दरभंगा रैली में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर लोकतंत्र अपमान करने का जो है आरोप लगाया है उनके द्वारा। मोदी को दी गई गाली का जवाब जनता देगी। कांग्रेस के विरोध में सियासी बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि इंदौर से। इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर है। शहर की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें दौड़ती नजर आएंगी। ट्रायल सफल रहा है, लेकिन ऑपरेटर की दिलचस्पी न होने के चलते अब AICTSL खुद बस खरीदेगा और किसी निजी ऑपरेटर को संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। उम्मीद है कि गणेशोत्सव तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इंदौर अटल सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड लंबे समय से शहर में डबल डेकर बसें शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत मुंबई से एक डबल डेकर बस मंगाकर इसका ट्रायल किया गया। ट्रायल उन मार्गों पर हुआ है जहां पर ऊंचाई और चौड़ाई की कोई बाधा ना हो। 2 बार टेंडर निकाले गए, लेकिन किसी भी ऑपरेटर ने रुचि नहीं दिखाई। अब निगम ने खुद बसें खरीदने का फैसला किया है। योजना के तहत बसें निगम की होंगी, लेकिन संचालन किसी निजी ऑपरेटर के माध्यम से किया जाएगा। इससे शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नई दिशा मिलेगी और यात्रियों को भी एक नया अनुभव मिलेगा।
इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इंदौर से जय सिमरिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जय, इंदौर में जल्द ही जो है डबल डेकर बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी, वही AICTSL खुद जो है बसें खरीदेगा, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी हाँ दीपिका, ये काफी खुशी की बात है जिस तरह से AICTSL जो है तीसरी बार जो है डबल डेकर बस के लिए टेंडर निकालने जा रहा है और ये बड़ी शहर के लिए एक सौगात होगी अगर दिवाली तक अगर शहर में डबल डेकर बस दौड़ती हुई नजर आएगी तो। इंदौर में डबल डेकर बसों का ट्रायल किन किन मार्गों पर किया गया जय, और वह कितना सफल रहा? ऋतिका, जिस तरह से बात की जाए ट्रायल की तो अभी तक के ट्रायल जो है 8 से 10 महीने पहले जो है बस का ट्रायल किया गया था और इसको लेकर ऑलरेडी पूर्व के अंदर 2 टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी। अब लेकिन दलित उत्सव से पहले तीसरी बार ये टेंडर जारी किया जा रहा है और इसका ट्रायल जो है 10 महीने पहले हो चुका है इंदौर शहर के अंदर, जिसके अंदर 7 रूट जारी किए गए हैं। जी, वहीं डबल डेकर बसों के संचालन के लिए निजी ऑपरेटरों को क्या शर्तों पर शामिल किया जाएगा? अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि इसमें निजी जो संचालक है उन्हें किस शर्तों पे जारी उनको रखा जाएगा, लेकिन अभी तक बात ये सामने आ रही है कि जो बसों का संचालन है इसमें अभी तक किसी भी जो ऑपरेटर है उन्होंने रुचि नहीं दिखाई थी, जिसको लेकर नगर निगम खुद अब बसें खरीदेगा और निजी संचालकों के हाथों में इन बसों को शहर में चलाने के लिए देगा। जी, वही क्या जिस तरह से डबल डेकर बसें इंदौर के वर्तमान ट्रैफिक, जैसा कि देखा जाता है कि इंदौर में ट्रैफिक को लेकर काफी समस्या देखने को मिलती है, तो ये सिस्टम में सुचारू रूप से फिट हो पाएगी? जिस तरह से बात की जाए डबल डेकर बस की तो पहली बात तो बस की हाइट ज्यादा रहती है और चौड़ाई भी उसकी तकरीबन ज्यादा रहेगी, तो उसके लिए ऐसे 7 रूट तय किए गए हैं जिनकी चौड़ाई भी ज्यादा है और जो मार्गों पर जो है आने वाली जो अधिकांश देखा जाता है सड़कों पर जो केबलें रहती है जी, वो केबलें ना हो, इसको लेकर इन बसों को रूट तय किए गए हैं। मैं आपको रूट बता देता हूँ कौन कौन से रूट जो है AICTSL के द्वारा तय किए गए हैं। पहला इसके अंदर रूट बताया गया है जो चित्र पर्वत से बड़ा गणपति तक है, दूसरा राजीव गांधी से निरंजनपुर तक, खजराना से मेडिकल यूनिवर्सिटी तक और बेस्ट प्राइस से बाईपास तक के रूट तय किए गए हैं। बताया जा रहा है इन रूटों की जो है चौड़ाई भी ज्यादा है तो इससे बस जो है आसानी से चल सकेगी। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में जल्द दौड़ेगी डबल डेकर बसें, AICTSL खुद खरीदेगी बसें, गणेशोत्सव तक पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से जुड़ने को तैयार है इंदौर। तीसरी खबर आपको बता दें सिंगरौली से, जहां पर सिंगरौली में NCL मोरवा हेडक्वार्टर के मुख्य गेट के सामने विस्थापित परिवारों का जन आंदोलन जारी है। सुबह से ही बड़ी संख्या में जुटे प्रभावित परिवार अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एशिया के बाद सबसे बड़ा विस्थापन सिंगरौली में हो रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सिंगरौली से अजय कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय, सिंगरौली में NCL के सामने विस्थापितों का जन आंदोलन देखने को मिला, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, सिंगरौली का मोरवा एक ऐसा शहर है जहां पर विस्थापित आए दिन परेशान रहते हैं। इनके साथ NCL प्रबंधन के द्वारा आए दिन शोषण किया जाता है। वजह यही है कि आज लोग आक्रोशित हैं, लोग इतना परेशान हैं कि लोगों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर। वहीं आज NCL प्रबंधन मुख्यालय मोरवा गेट पर हजारों की संख्या में परिवार आज जन आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का रुख दे रहे। वहीं समाज सेवी अमित तिवारी, विनोद सिंह कुरवंशी के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में विस्थापित परिवार NCL मुख्यालय गेट पर बैठकर अपनी मांगों को जो है NCL प्रबंधन के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि मोरवा में आए दिन ब्लास्टिंग NCL के द्वारा की जाती है जिसकी समय निर्धारित नहीं होती है, जिसके कारण वहां स्थानीय लोगों के घरों में दरार आ जाते हैं, लोगों के घरों के छत गिर जाते हैं, लोगों को चोट लग जाती है, लोग अस्पताल में इलाज कराने पहुंचते हैं और अस्पताल में सही इलाज न मिलने के कारण अस्पताल में लोग दम तोड़ देते हैं। इसी को लेकर आज लोग जो है NCL प्रबंधन के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं।
क्या अभी तक कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिला है इस मामले में? एनसीएल प्रबंधन द्वारा अभी विस्थापित परिवारों को किसी भी प्रकार से आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके कारण आक्रोशित विस्थापित लगातार अपनी मांगों को लेकर एनसीएल मुख्यालय गेट पर बने हुए हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। जी, वहीं समाधान न होने पर अजय धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। क्या कुछ कहना है विस्थापित परिवारों का? देखिए, आंदोलन को जो रुख कर रहे हैं अमित तिवारी, विनोद सिंह सूर्यवंशी, इनका कहना है कि अगर एनसीएल प्रबंधन नहीं जागता है, एनसीएल प्रबंधन विस्थापितों के हित में बात नहीं करता है, ब्लास्टिंग का एक समय निर्धारित नहीं करता है, तो हमारी मांगे जो है हम एनसीएल प्रबंधन के सामने नहीं रखेंगे। हम लगातार अपने जन आंदोलन को बरकरार रखेंगे और निश्चित रूप से अगर महीनों दिन चलाना पड़े तो यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। इन सभी आरोपों को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है एनसीएल प्रबंधन की, और शासन प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है? शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल, मौके पर एसडीओपी, थाना प्रभारी मोरवा उपस्थित है। वहीं एनसीएल के अधिकारियों ने जन आंदोलन में शामिल विस्थापित परिवारों के बीच बात करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने एनसीएल प्रबंधन के दिए गए प्रतिक्रिया पर नाखुश दिखाई दिए। लोगों ने कहा कि हम आपकी इस दिए गए आश्वासन पर हम मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे हक और अधिकार की बात है, हमारे जो है विस्थापन की बात है, ब्लास्टिंग का सवाल है, घरों में दरार आ रहे हैं, घरों के छत गिर जा रहे हैं। तो ऐसी गंभीर समस्याओं पर जब तक सही निराकरण नहीं होता है तो हटने का प्रयास वहां से नहीं करेंगे। शासन प्रशासन की टीम लगातार बनी है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी सिंगरौली से, जहां पर सिंगरौली में एनसीएल के सामने विस्थापितों का जन आंदोलन देखने को मिला है। प्रभावित परिवारों ने उचित पुनर्वास व मुआवजे की मांग की है। एनसीएल प्रबंधन की लापरवाही पर ग्रामीणों का आक्रोश देखा गया। समाधान न होने पर उनके द्वारा जो है प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी दी गई है। चौथी और आखिरी खबर रीवा से, जहां पर प्रदेश में सड़क हो या अस्पताल कई बार नए निर्माण शुरू होते ही जर्जर हो जाते हैं। ऐसा ही मामला स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले रीवा के बिछिया अस्पताल का है, जहां पर करोड़ों की लागत से निर्मित नया ओपीडी भवन हैंडओवर से पहले ही दरारों की समस्या से जूझ रहा है। भवन की दीवारों में आई दरारों को छिपाने के लिए पुट्टी का सहारा लिया गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए रीवा से रहीम खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रीवा में बिछिया अस्पताल का नया ओपीडी भवन जो है हैंडओवर से पहले ही जर्जर स्थिति में देखा जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला रीवा जिले के बिछिया का है, जहाँ पे कुशाभाऊ ठाकरे हॉस्पिटल है। वहाँ पे नवीन ओपीडी भवन का निर्माण चल रहा है और लगभग बन के पूरा भी हो गया और कुछ दिनों बाद वो सरकार को हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। लेकिन देखा ये जा रहा है कि बिल्डिंग जो है पूरी जर्जर दिखाई दे रही है, चारों तरफ उसमें दरारें आ गई हैं, जिसको छिपाने के लिए पुट्टी का सहारा लिया जा रहा था। तो पत्रकारों के द्वारा जब ये चीज उजागर की गई तो जो वहाँ के संबंधित अधिकारी हैं उसमें उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। जी, वही इस पूरे मामले में प्रतिभा पाल जिला कलेक्टर का क्या कुछ कहना रहा? क्या कुछ आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है, हम उस पर जांच करेंगे और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उसमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको ये बता दें कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक और उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वास्थ्य को लेके वो हमेशा बहुत ही जागरूक रहते हैं और जब वो रीवा में अपने विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं तो वो लगातार स्वास्थ्य को लेके, चाहे संजय गांधी हॉस्पिटल हो, चाहे जिला हॉस्पिटल हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो अगर रीवा में है तो वहाँ पे वो अधिकारियों की बैठक लेंगे, उनको जरूरी दिशा निर्देश देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके कार्यों पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और अब देखिए इसमें क्या कार्रवाई होती है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रीवा से आ रही थी, जहां पर रीवा के बिछिया अस्पताल का नया ओपीडी भवन जो है हैंडओवर से पहले ही जर्जर स्थिति में देखा जा रहा है। निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें दीवारों में दरारें पुट्टी से छिपाई जा रही हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के ड्रीम प्रोजेक्ट को गुणवत्ता का झटका लगा है।
हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत।